रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ये कहावत आज के दिन में बहुत चरितार्थ हो रही है। सभी लोग पानी की किल्लत से निपट रहे हैं। सरकार का बहुत सारे विभाग एक साथ, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, पेयजल विभाग हो, आपदा प्रबंधन का विभाग हो, कृषि विभाग हो, सबको मिलके काम करने का ये समय चल रहा है। ब्रेक लेने के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आपदा की स्थिति में जब तेजी से निर्णय लेना है, तेजी से पैसे खर्च करने हैं और तेजी से स्कीमों को लोगों तक पहुंचाना है, तो क्या अफसरशाही को किसी तरह का भय है जिसके चलते वो तेजी से निर्णय लेने में कतराते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझको लगता है कि बहुत ही वरीय पदाधिकारी, आईएएस पदाधिकारी एपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। एपी सिंह जी, आपके विचार। सरकार के काम करने का एक तरीका होता है और वो प्रोसीजर जो भी स्थिति हो उसमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ समय से प्रोसीजर के सिंप्लीफिकेशन और एडवांस डिसीजन मेकिंग के कुछ सिस्टम्स एडॉप्ट किए गए थे, जिसके तहत जैसे इस सुखाड़ की तैयारी करीब अक्टूबर-नवंबर से शुरू कर दी गई थी और दिसंबर तक सुखाड़ घोषित कर दिया गया। तो उसके क्रम में एक सरकार ने मैसिव स्कीम चलाई, योजना बनाओ अभियान। एक एक रेवेन्यू विलेज में, एक एक टोले में जाके ग्राम सभा करके और योजनाएं बनाई गई और एक काफ़ी बड़ी संख्या में योजना 21 लाख योजनाएं सेलेक्ट होकर आई हैं। और उसमें से जो जल संचयन संबंधित स्कीमें हैं उनके लिए करीब 3 डिपार्टमेंट को अब की एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। बजट में भी सरकार ने कृषि बजट एक पेश किया इस साल 2 चीजें बजट में किया, कृषि बजट और जेंडर बजट। तो कृषि बजट में उन्होंने कृषि को, ग्रामीण विकास विभाग को और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, तीनों को इंटीग्रेट करके कहा कि आपको 3600 करोड़ रुपए का आप जल संचयन की स्कीमें बनाएं, जिसके तहत जो संजय ने बताया कि 7000। बहुत अच्छी बात है। निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं, निर्णय लेने में इसलिए कोई कठिनाई नहीं हुई कि योजनाएं चयनित हुई ग्रामीणों द्वारा, मॉडल एस्टीमेट्स पहले ही बना के सर्कुलेट कर दिए गए। तो अब केवल इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज है। पाइप क्रय करने में, पाइप क्रय करने का प्रोसीजर पहले से स्टैंडर्ड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड है, इसलिए उसमें कोई इशू नहीं। बहुत अच्छी बात है। कर्नल संजय जी, आप ये बताएंगे कि आपने कहा कि राज्य में जो भी क्रॉप डैमेजेस हुए हैं, फसल को जो नुकसान हुआ है, फसल जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसका मुआवजा देने के लिए भी पैसे खर्च किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसकी विवरणी आप देना चाहेंगे? देखिए, फसल नुकसान के लिए राज्य सरकार ने व्यापक सर्वे करवाया है और प्रत्येक जिलों से प्रखंड को एक इकाई लेते हुए हम लोगों ने जिलों से अधियाचना प्रस्ताव लिया और क्रॉप डैमेज के लिए किसानों के खाते में 376 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इनफैक्ट राज्य में सभी आपदाओं के लिए जो डैमेज की राशि टोटल दी गई वो 536 करोड़ रुपए की राशि लोगों के खाते में डायरेक्ट दी गई है। और इसकी अच्छी बात यह है कि राज्य के 12 लाख किसानों को सीधा राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन के मद से राशि उनके खाते में भेजी गई है। इसके अलावा ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या इसमें आधार का उपयोग किया गया है? ये ट्रांसफर डीबीटी ट्रांसफर है, उन्हीं अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं जो आधार लिंक्ड हैं। तो निर्णय में जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्यूशन हुआ है, हम लोगों ने वेरियस आईटी एप्स का सहारा लिया है। मुख्य बात यह है कि बिचौलिया गायब हो गए हैं, पैसे सरकार से निकले हैं और लोगों के खाते में सीधा पहुंचे हैं। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आधार योजना, जो आधार कार्ड की जो पद्धति शुरू की गई है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल सर, इनफैक्ट कुछ हमारे पास वो पैसे वापस आए हैं क्योंकि वो अकाउंट्स आधार लिंक्ड नहीं थे। तो हम लोगों ने उन सभी प्रभावित किसानों से अनुरोध किया है कि आप अपने अकाउंट को अपने आधार से लिंक कर दें, तो वो पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा और जस्ट ओवर अ क्लिक ऑफ अ बटन इन डिस्ट्रिक्ट वो पैसा सीधे किसानों के खाते में गया है। और जिले के अंदर जो प्रोएक्टिवनेस दिखाई गई, आज कोई भी आपदा होती है, चाहे आगजनी हो, वज्रपात हो, चापाकल लगाना हो, तो उपायुक्तों के पास पहले से धन रखा गया है, फंड अवेलेबल है। तो और जिले में जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी हैं,
वो टीम काम करती है और इमीडिएट रिस्पॉन्स दे रही है। तो हमारे जैसे मुख्यमंत्री का नारा है, सरकार आपके द्वार, गांव का पानी गांव में, तो ये सारी चीजें एक प्रोएक्टिव है। इसमें सबसे ज्यादा अभी जो आवश्यकता है ग्रामीण स्तर पे, जनमानस के स्तर पे जागरूकता की। नारे को मूर्त स्वरूप देके लोगों तक पहुंचाना होगा। लोगों की आशाएं हैं कि आप जो घोषणाएं करते हैं, आप जो निर्णय लेते हैं, आपकी मंशा को प्रकट करता है। आपने देखा होगा अशोक भगत जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, ध्यान देने योग्य, इरादा है, इरादे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस अच्छे इरादे के साथ सरजमीन पर उस योजना को पहुंचा देना, लोगों के पास पानी को पहुंचा देना, उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है उसमें क्या क्या कठिनाई हो रही है, आपके पास सिस्टम है कि नहीं, आपके पास टेक्निकल इंजीनियर्स हैं कि नहीं। दो बातों पर चर्चा मैं करना चाहता हूं जल्दी जल्दी संक्षेप में। पहला, अशोक भगत जी ने कहा कि ये आदत है कि जब कोई समस्या आ जाती है तो उससे निपटने के लिए लोग हाथ पैर चलाने लगते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं नी जर्क रिस्पॉन्स। सुखाड़ आ गया, इससे ऐसे निपट लो। सुखाड़ क्यों आया? वाटर टेबल नीचे क्यों जा रहा है? क्या सरकार 10 साल 20 साल के लिए सस्टेन्ड एफर्ट करके अपने वाटर टेबल को ऊपर लाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम कर रही है? जो रांची शहर में आपके नाक के नीचे बिल्डर लोग 300-400 मीटर पर पूरा पानी निकाल के लोगों को पानी दे रहे हैं और पाइप वाटर सप्लाई नहीं चल रहा है, इस पर कोई रेगुलेशन है? हार्नेसिंग ऑफ ग्राउंड वाटर कौन करता है? उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये रोक लग रहा है कि नहीं? वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा, उससे पानी नीचे नहीं जाएगा तो वो कैसे जल स्तर ऊपर आएगा? इसके लिए क्या ध्यान दे रही है सरकार? या कहीं पर कोई सुगबुगाहट भी है कि आज के दिन में आपने कहा था कि झारखंड का वाटर टेबल लगभग 15 मीटर, औसत 15 मीटर नीचे है, कल ये 14 मीटर हो जाए, 13 मीटर हो जाए, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? पिछले सालों में कुछ सिंसियर प्रयास शुरू हुए हैं। पहला एक झारखंड जल नीति 2015 घोषित हुई, तो पहली बार एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। अभी जो नगर विकास विभाग है उन्होंने एक रेगुलेशन बना के रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अर्बन एरिया के सभी बिल्डिंग्स में मैंडेटरी किया। और अगर वो जिसके घर में वो नहीं पाया जाएगा उसका जो रेंट होगा वो 1.5 गुना ज्यादा, 50% वो एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से एक प्यूनिटिव मैकेनिज्म भी उसमें ऐड किया गया। वो नोटिफिकेशन अभी कुछ समय पहले हुआ। लेकिन इस खाली प्यूनिटिव एक्शन और नीति से डीप बोरवेल के लिए परमिशन मैंडेटरी किया हुआ है। नगर निगम से परमिशन लेके ही आप कर सकते हैं। उसके वायलेशन पे 1 लाख रुपए की फाइन का प्रोविजन है नगर विकास। लेकिन ये प्यूनिटिव एक्शन से सारी समस्या समाधान हो जाएगी, ये संभव नहीं है। इसके लिए एक सोशल मूवमेंट चला के, जैसे भगत जी ने कहा कि पेड़ों की कटाई कम करना, सर्टेन एरिया में इवन इंडस्ट्रियलिस्ट ग्राउंड वाटर यूज करके अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, उस पे एब्सोल्यूट बैन करना, और सभी लोगों को पानी बचाने के लिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे देहात हो, सबको करना पड़ेगा। आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। सरकार कर रही है कि नहीं? सरकार अपने बिल्डिंग्स में शुरू कर रही है और ये नगर निगम में अभी एक अभियान ये लोग शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो बताया गया कि जो 7 लाख डोबा बन रहे हैं और वाटर सेट डेवलपमेंट कैंपस, वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है ग्रामीण क्षेत्र। अच्छी बात। हाँ। भगत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि जल स्तर नीचे न जाए, लोगों को पेयजल की समस्या आज इसी वर्ष नहीं, आने वाले वर्षों में भी न हो, तो उसके बारे में आप बताइए कि सरकार इस बात पर सजग होकर कुछ कर रही है या नहीं? झारखंड बना तो पहला काम उनका औद्योगिक नीति जी मैंने मना किया। मैंने कहा कि मैं उद्योग सचिव भी था। हाँ जी, इसीलिए मैंने कहा कि उद्योग नीति बनाने के पहले पर्यावरण नीति, कृषि नीति, जल नीति, सबका समन्वय हो। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी प्रायोरिटीज में और कंक्रीट के जंगल में जो विश्वास कर रहे हैं, जंगल के बजाय कंक्रीट के जंगल जी, जो पानी एब्जॉर्ब करती थी मिट्टियां,
उन मिट्टियों को आप कंक्रीट से ढक दे रहे हैं जी तो पानी सब बह जा रहा है। इसके लिए समेकित नीति जी एक तरफा चलने से नहीं, पहली बार शायद ये कोशिश हुई है जी कि एक तीनों चारों विभाग मिल के जल के बारे में सोचे, और वो मुझे लगता है अब काफ़ी लेट हुआ है। लेकिन अभी भी जंगल विभाग आइसोलेशन में है। मैंने आज ही जंगल विभाग के सचिव महोदय से कहा और कि भाई भगत जी का कहना है कि समन्वय हो, चाहे वो उद्योग विभाग हो, वन विभाग हो, जल संचरण का काम हो, पीएचडी विभाग हो, एक दूसरे से अलग रह के बिल्कुल साइलोज उसको बोलते हैं, उस साइलोज में रह के अगर अकेले वो काम करेंगे तो जो लोगों को प्रभावित करने वाली बातें हैं वो ठीक से नहीं हो पाएंगी। एक और सवाल जो छूट गया जिस पर चर्चा नहीं हुई कि पूरे देश में पाइप वाटर सप्लाई लगभग 41% हो गया है। यानी कि अगर आप जैसे विदेशों में देखते होंगे और विकसित राज्यों में हैं, गांव में जाएं, सूबे में जाएं, कस्बे में जाएं, आप नल खोलेंगे और नल से पानी आएगा। ये सिस्टम जो है खड़ा होकर चापाकल चलाने वाला सिस्टम नहीं रहता है। वो हमारे यहाँ लगभग 22% ही है झारखंड में। तो पाइप वाटर सप्लाई जिसमें कि गांव में डीप बोरिंग लगता है तो सुखाड़ से भी शायद उतना प्रभावित नहीं होगा जितना कि चापाकल तुरंत प्रभावित हो जाता है। तो पाइप वाटर सप्लाई को तेजी से पूरे राज्य में फैलाने के लिए मुझको लगता है एक अभियान की जरूरत है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पाइप वाटर सप्लाई का जब राज्य बना था तो कवरेज 2% भी नहीं था जी। लेकिन 14 तक ये करीब 13% था। अभी 31 मार्च को ये 25% को एक्सीड किया है। 25% को एक्सीड किया है और इस साल हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 30% तक हम लोग जरा ध्यान दीजिएगा कि जहां जहां आपके इंजीनियर्स पाइप बिछा देते हैं उसको आच्छादित मान लेते हैं, जरा नल खोल के भी देखना होगा। तो ये स्टेटस अभी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और इसमें VWSC को हम लोग इन्वॉल्व किए हैं। इस साल हमने करीब 32 पाइप वाटर सप्लाई की बड़ी स्कीमें कंप्लीट की हैं और अगले साल हम लोग करीब 45 स्कीमें पूरी करने जा रहे हैं और इस साल हम लोग करीब 150 और स्कीम लेने के लिए हमारे पास करीब 1000 करोड़ के DPR ऑलरेडी रेडी हैं और हम करीब 200 DPR और बना रहे हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपका बजट में क्या प्रावधान है? बजट में एक्चुअली इसमें 2-3 जगहों से पैसे आ रहे हैं। एक वर्ल्ड बैंक से हम लोग करीब 900 करोड़ की असिस्टेंस ले रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। और हमारे स्टेट प्लान से करीब बढ़ते बढ़ते अभी हमको करीब 250 करोड़ रुपए 230 करोड़ है और NREWDP के तहत करीब 160 करोड़ रुपए है। तो इस तरीके के फंड वो केंद्र सरकार से उसमें 50% आता है। तो इस तरीके की फंड अवेलेबिलिटी है, लेकिन इसको स्केल अप करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। अगर हमको पूरे आबादी को कवर करना तो करीब 40,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा स्लो होगा क्योंकि रिसोर्स जो है वो एक बड़ा कंस्ट्रेंट। एक चिंता मुझको रहती थी पहले भी जब ये स्कीम्स पाइप वाटर की चलती थी कि अलग अलग लोग उससे जुड़े रहते थे। मोटर कोई मैकेनिकल डिवीजन लगाता था, पाइप कोई और लगाता था, टावर कोई और बनाता था और सब अपने अपने हिस्से का काम लेके चले जाते थे। लोगों को पानी मिलता नहीं था, बहुत देर पानी नहीं मिलेगा तो वो कोई पाइप उखाड़ के ले जाता था, कोई इन मोटर उखाड़ के ले जाता था। तो क्या अब समेकित टेंडर हो रहा है कि नहीं? क और ख कि इसको मेंटेनेंस का जिम्मा कम से कम 5 साल के मेंटेनेंस का जिम्मा भी संवेदक को दिया जा रहा है? यानी अभी जो है संचालन तो एक ही ठेके में पूरे चीजों को लिंक कर दिया गया। जो कॉन्ट्रैक्टर तीनों चीजों को एक ही कॉन्ट्रैक्टर करता है। सुपरविजन इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग करता है और मैकेनिकल पोर्शन के लिए मैकेनिकल के लोग सुपरविजन करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन एक ही कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। और वर्ल्ड बैंक में 5 साल का हम लोगों ने ONM का रखा है और अभी राज्य सरकार में 2 साल का ONM पहले दिया जा रहा है और उसके बाद उसको भी बढ़ा के 5 साल करना चाहिए, करने का हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन कास्ट एक बड़ा फैक्टर आ जाता है। एक किसी स्कीम को चलाने में औसत 1 करोड़ रुपया पर एनम का खर्च होता। 5 रुपया पर 1000 लीटर का पर डे का एक्सपेंडिचर आता है अगर आप पानी ड्रा करते हैं। तो ये लेकिन एपी अगर आप देखिए 2 बरस स्कीम चल के बंद हो जाए
तो कितना कॉस्ट लग गया सरकार का? दो के बाद बंद नहीं होगा, क्योंकि VWSCs को एम्पावर किया गया कि वो जो उस 2 साल में जो कलेक्शन करेंगे वो कलेक्शन उनके खाते में जमा रहेगा और कंटिन्यूअस कलेक्शन से वो चलाएंगे और उनके खाते में जितना पैसा जमा होगा इक्विवेलेंट ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट उनको देगी। तो एक मैकेनिज्म बनाया गया, लेकिन अभी पैसे देने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, ये एक चिंता का विषय। अब हम आ गए हैं उस स्टेज में जहां पर कि प्रश्न पूछेंगे हमारे बीच जो प्रबुद्ध बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आपका स्वागत है। कोई भी प्रश्न आप पैनलिस्ट से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। गढ़वा जिला में भवनाथपुर एक इकाई है सर जी, और भवनाथपुर इकाई में सेल का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जी। उसमें 1 साल से वहाँ के रहने वाले टाउनशिप में पानी सप्लाई नहीं हो रही है, केवल बिजली के चलते। केवल बिजली वोल्टेज है। नहीं रहने के चलते जी। पानी सप्लाई नहीं हो रही है। वहाँ के लोग पानी कैसे पीते होंगे? किससे प्रश्न आप किसको केंद्रित करना चाह रहे हैं, किससे उत्तर चाहते हैं? सर पेयजल का मैटर तो एपी सिंह साहब बताइए। ये भवनाथपुर टाउनशिप सेल की टाउनशिप थी और वहाँ का वाटर सप्लाई सिस्टम भी सेल ही संचालित करता था और अभी उनके ऑपरेशंस बंद हो गए हैं। हमको लगता है उसके नाते प्रॉब्लम हुई होगी, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि बिजली का क्या इशू है। तो उनके उस झारखंड विद्युत वितरण निगम से बात करके और क्या एक्चुअल इशू है उस पर तभी हम बता पाएंगे आप द हैंड। जब तक बिजली की समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक कुछ चापाकल ही वहां लग जाए। कम से कम जो भी रह रहे हैं वो झारखंड राज्य के निवासी हैं, कम से कम हमको लगता है चापाकल ये से ही व्यवस्था उनको पानी मिले। ये व्यवस्था तो होगी, फिर भी हम अभी इन्होंने ध्यान में लाया तो हम चेक कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं मनोज जायसवाल, संयुक्त सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में हूँ। मैं एपी सर से जानना चाहता हूँ कि झारखंड में वाटर टेबल रिचार्ज करने के लिए लॉन्ग टर्म क्या क्या योजनाएं हैं आपके विभाग में, ताकि आगामी वर्षों में हम लोगों को इस तकलीफ से छुटकारा मिल सके। बहुत अच्छी बात है। संयुक्त सचिव ने प्रधान सचिव से पूछा है, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली जो ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट है ये एक यूजर डिपार्टमेंट है और ये जो अवेलेबल वाटर के यूज के लिए मुख्यतः हमारा काम है डिस्ट्रीब्यूशन का। रिचार्जिंग का काम ग्रामीण विकास के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना के पांड्स, तालाब, कुएं और उनके द्वारा जो वाटरशेड डेवलपमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट और इस साल कृषि विभाग को मैसिव तौर से दिया गया है। तो इस साल तो एक मैसिव एक्शन प्लान शुरू किया गया। अगर ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया और इस साल का पानी रुक गया तो हमको लगता है 2 मीटर तो वाटर टेबल ऐसे ही ऊपर आ जाएगा और ये सस्टेन होगा तो 2 से 3 साल में इसका बहुत टेंजिबल इम्पैक्ट होगा। जहाँ तक लोकल लेवल पे है, हम जितने चापाकल लगाते हैं उसमें हम लोग एक सोखते का इंतजाम करते हैं कि ताकि वहाँ पे रेन वाटर और जो चापाकल से जो सीपेज वाटर रहता है उसका भी उससे रिचार्ज हो सके। जल संसाधन विभाग का यह प्रमुख जिम्मा है। उनके अंदर एक डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड वाटर, बेसिकली वो इसके मेन उनका जुरिस्डिक्शन है। संजीत मिश्रा चतरा से हैं सर। सबसे बड़ी समस्या है कि जब जल मीनार निर्माण के लिए जो प्राकृतिक राशि बनाया जाता है या फिर उसका जो सारा कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कागजों पे, उसके बाद उसका टेंडर होता है। टेंडर के बाद बिना संवेदक के निर्माण के ही वो पैसा के निकासी चतरा जिले में पत्थलगड्डा प्रखंड में दिया गया। संवेदक के निर्धारण आप कहना चाहते हैं? नहीं सर, हमारा कहना है कि कार्य स्थल पर हुआ नहीं और संवेदक को पैसा दे दिया गया, तो कहीं न कहीं घटिया निर्माण कार्य तो होगा ही। तो और यही कारण है कि आज जितने भी गांव में जल मीनार बनाए गए आज सारा फ्लॉप है सर। अगर आप क्षेत्रों में घूमिए तो एक भी जल मीनार आपको सही नहीं मिलेगा। इसका कारण है कि संवेदकों को बिना काम किए ही पहले पैसा दे दिया जाता है और बाद में संवेदक जैसे तैसे उसको निर्माण करके स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। घटिया पाइप, घटिया सारा सामग्री लगा करके, चाहे सोलर सिस्टम हो, और उसको जो है सर इम्प्लीमेंट कर देते हैं और सुचारू रूप से चालू कर देते हैं। जो कुछ दिन में ही पानी मिलता है कुछ लोगों को और महीने दिनों में ही सारा कुछ खराब हो जाता है। तो अच्छा सर इसका जांच क्यों नहीं होता? अच्छा प्रश्न है। 2
बातें और आप बता दें, आप किसी खास योजना का नाम ले लें। पत्थलगड्ढा में सर अभी जो ठीक जस्ट है, पत्थरगड्ढा जल मीनार योजना, और ये वहाँ बातें आप बोल रहे हैं अभी जो बनी है योजना है कि पुरानी योजना है? नहीं, एकदम करंट योजना, अभी जस्ट टेंडर हुआ है और टेंडर होने के बाद ठीक उसमें है। पैसा भी दे दिया गया है ठीक, बिना निर्माण के, जबकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ स्थल पे। समझ गया आपका प्रश्न, उत्तर मिलेगा। चीफ इंजीनियर बताइए। चलिए, ये नई योजना स्वीकृत हुई है और इस स्वीकृत योजना जो है एसबीडी जो हम लोगों का ये है एग्रीमेंट है उसके थ्रू गाइडेड है, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर को वर्क अवार्ड होता है उसमें मोबिलाइजेशन एडवांस देने का प्रावधान है। तो उसी के तहत उसको राशि अग्रिम के रूप में दिया गया होगा, लेकिन वो भी दिया जाता है तो वो बैंक गारंटी लेने के बाद ही दिया जाता है। ये प्रोविजन उसमें कितना प्रतिशत मिलता है मोबिलाइजेशन एडवांस? 10% का प्रावधान है, और यदि इसको भी रिकवर करने का प्रावधान है। जैसे ही फर्स्ट अकाउंट बिल, सेकेंड ऑन अकाउंट बिल आएगा तो इसके बाद रिकवर होते हुए चला जाएगा। कि गुणवत्ता के साथ यदि डिलीवरी नहीं होगी तो मात्र डिलीवरी से लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा। अगर अच्छे से कोई योजना बने तो शायद वो योजना 50 साल चल सकती है, लेकिन अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो 5 वर्षों में वो योजना धराशायी होगी। और यही समस्या केवल एक योजना की नहीं है, ये जनरल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। और इसीलिए सजग जनता, हिसाब किताब, ये कार्यक्रम, इसका भी आधार यही है। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये प्रश्न को उठाया है और प्रधान सचिव जी के समक्ष उठाया है। वो देखेंगे कि पत्थरगड्ढा की स्कीम क्यों नहीं ठीक से बनी या अन्य स्कीमों में भी गुणवत्ता कैसे बरकरार रखा जाए। अभी तो ये स्कीम का काम शुरू होगा तो इसलिए अभी बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अभी इसी साल वो सैंक्शन हुई है और अब काम शुरू होगा, तो अभी अगला 1.5 से 2 साल में वो पूरा होगी, उसके बाद ही उसका विवेचना दूसरे फ्रंट पे किया जा सकेगा। मेरा नाम अजय सिंह है। मेरा एक प्रश्न है, 2 प्रश्न हैं कि जल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा विलेज लेवल सैनिटेशन कमेटी पंचायत के चुनाव के बाद ही समानांतर समिति के रूप में कार्य कर रही है। विभाग इसे पंचायत के अस्थायी समितियों के साथ मर्ज क्यों नहीं करती? और एक दूसरा कि झारखंड में सड़कों का जाल बिछा है, सड़क बनाने के दौरान पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है, पेड़ों को लगाने के लिए कोई व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं? सड़क और वन विभाग के तो लोग आज यहाँ उपलब्ध नहीं हैं और हम लोग सड़क विभाग के बारे में भी चर्चा करेंगे। एक ऐसा ही कार्यक्रम होगा जिसमें सड़क विभाग पर पूरी चर्चा होगी। फिर भी आपका जो पहला सवाल है, मैं चाहूंगा कि प्रधान सचिव उत्तर दें। जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है, ये जो ये बात सही है कि स्टैंडिंग कमेटी जो पंचायत राज की 5 या 6 हैं, उसमें एक सैनिटेशन, वाटर सैनिटेशन पे भी कमेटी है, लेकिन ये उससे अनइलेक्टेड एक्चुअली ये कमेटी है, वो इलेक्टेड कमेटी है और ये जो है ये ग्राम सभा द्वारा चयनित लोगों की है, हेडेड बाय मुखिया। उसकी अध्यक्षता जो इलेक्टेड हैं, मुखिया और उप मुखिया 2 उसके सदस्य हैं। दोनों के अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। इसमें थोड़ा और भी वाइड रिप्रेजेंटेशन है। इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करीब 50% मैंडेटरी है और SC ST के रिप्रेजेंटेशन इसमें मैंडेटरी किए हुए हैं। तो ये थोड़ा वाइड और फ्रीडम ऑफ वर्क देता है, क्योंकि फिर उसमें पंचायत सेवक आ जाएगा जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी रहेगी, तो एक पूरा डोमेन चेंज हो जाएगा। लेकिन इस पे हम लोग विचार कर सकते हैं कि इसको करना उचित होगा कि नहीं। ये काफी डिस्कशन के बाद हुआ कि इसको सेपरेट रखा जाए। जैसे SHG ग्रुप है, वो फॉर्मल ग्रुप नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली अभी तक सबसे अच्छा काम किया है। तो इसलिए एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट फॉर्मल के साथ रहना और कंट्रोल बाय फॉर्मल अरेंजमेंट, हमको लगता है ये बेटर ऑप्शन अभी तक रहा है। तो आपने देखा कि हिसाब किताब कार्यक्रम की श्रृंखला की आज की कड़ी में हमने पेयजल विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, इन विभागों से जानकारी ली कि पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, चाहे वो चापाकल से हो या पाइप वाटर सप्लाई से हो, क्या कार्रवाई हो रही है। इस समय जबकि झारखंड में सुखाड़ की स्थिति है, तब क्या विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन से जानकारी मिली कि वो लोग इस सुखाड़ की स्थिति से, इस आपदा की स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। सारी बातों को आपने देखा है। आपको फैसला लेना है कि ये जो काम इस विभाग ने किया है उसको आप श्रेष्ठ श्रेणी में रखेंगे
औसत श्रेणी में रखेंगे या निम्न श्रेणी में रखेंगे। हिसाब किताब कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। हम अगले वर्ष भी इस विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा आपके द्वारा आपके लिए करेंगे। इसलिए ये बातें जो भविष्य के प्रोग्राम की हैं वो भी फिर सामने आएंगी कि पिछले एक वर्ष में हम लोगों ने कितनी यात्रा की और कहां पहुंचे। हम अगले बार अगली कड़ी में किसी और विभाग की समीक्षा करते हुए उनके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या स्कीम्स लाई जा रही हैं, आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। मंच पर जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। जो लोग हमारे बीच आके इस कार्यक्रम में सामने बैठे हुए हैं आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और अगली कड़ी के इंतजार करने के साथ देखते रहिए APN।